चीन की कब्जा नीति पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शी की नक्शा बदलो नीति का सबसे बड़ा सबूत। सामने आए चीन की हड़प नीति के सीक्रेट दस्तावेज। चीन दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यही वजह है कि उसे दुनिया का भू माफिया भी कहा जाता है। चीन जिस जमीन पर अपनी नजरें गड़ा देता है, उस पर कब्जा करने के लिए वो एक शातिर रणनीति पर काम करता है। दूसरे देश की जमीन हथियाने के लिए वो सबसे पहले एक नक्शा जारी करता है। इससे वो दूसरे देश की जमीन पर अपना दावा ठोकता है। इसके बाद शुरू होता है साजिशों और हेराफेरी का एक लंबा दौर। किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन पहले फर्जी नक्शा जारी करता है और फिर उसे सच साबित करने के हथकंडे अपनाना शुरू कर देता है। चीन का मीडिया भी झूठ को सच साबित करने में लग जाता है और इसके लिए चीन की सरकार की तरफ से रोज नए नए दावे किए जाते हैं और चीन ताकत का इस्तेमाल कर और अपने सेना के दम पर उस देश को डराने धमकाने लगता है। चीन ने इस फॉर्मूले से दुनिया के बहुत से देशों की जमीन पर कब्जा किया है। पूर्वी लद्दाख में भी उसने यही करने की कोशिश की। गलवान और पैंगोंग में भारत की जमीन पर अपना कब्जा जमाने के लिए पहले चीन की मीडिया ने जमकर झूठा प्रचार किया और फिर उसने अपनी सेनाओं का जमावड़ा शुरू कर दिया। लेकिन हमारे जांबाज जवानों ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और अब भारत की जिस जमीन पर चीन ने बुरी नजर गड़ाई है, उससे जुड़े ऐसे दस्तावेज सामने आ गए हैं जिससे यह साबित होता है कि चीन एलएसी को लेकर अपने ही दावे से मुकर रहा है। इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो चीन ने 1950 में एलएसी के विवाद को हवा देनी शुरू की। 1960 में उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के मुखिया चाओ एनलाई के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत एलएसी विवाद को बातचीत से सुलझाने की सहमति बनी। समझौते के बाद दोनों देशों के अफसरों में 3 बार बातचीत हुई। पहले दौर की बातचीत 15 जुलाई से 25 जुलाई के बीच बीजिंग में हुई। दूसरे दौर की बातचीत 19 अगस्त 1960 से 5 अक्टूबर 1960 के बीच दिल्ली में हुई और तीसरे दौर की बातचीत दिसंबर में म्यांमार की राजधानी में हुई। इस बातचीत में चीन ने एलएसी पर अपने दावे को लेकर एक नक्शा दिया था। इस नक्शे में गलवान और पैंगोंग के इलाके का भी जिक्र था। लेकिन अब चीन गलवान और पैंगोंग में जो दावा कर रहा है वो 1960 में दिए नक्शे के भी आगे है, यानी वो अपने दावे को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। 1960 में भारत और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में एलएसी पे गलवान क्षेत्र और पैंगोंग त्सो के क्षेत्र को लेकर के जो सहमति थी, अब उसका भी वायलेशन किया जा रहा है और चाइना इस तरीके से हर तरीके की संधियों का, हर तरीके के प्रोटोकॉल का, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का वायलेशन कर रहा है। चीन 1960 में किए अपने दावे से किस तरह पीछे हटकर एक नई सीमा रेखा खींचने की कोशिश कर रहा है, इसका पर्दाफाश चीन के 1960 में दिए नक्शे से ही हो जाता है। चीन ने 1960 में गलवान और पैंगोंग में जहां तक अपना दावा किया था, वो अब उसके आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गलवान में चीन की भू माफिया नीति का सबूत। ये गलवान में उस जगह का नक्शा है जहां चीन विवाद को हवा दे रहा है। 1960 में चीन ने जो दावा किया था उसके मुताबिक लाल लकीर की दाहिनी ओर का इलाका उसका था और लाल लकीर के बाईं ओर का इलाका चीन ने भारत का माना था। लेकिन 15 जून को उसने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद हिंसा हुई। 1960 में चीन के दावे के मुताबिक एलएसी से गलवान नाला करीब 5 किलोमीटर दूर था। अब चीन पूरे गलवान में कब्जा करना चाहता है। 1960 में गलवान में चीन ने जिस रेखा को एलएसी बताया, अब वो उस पूरी लाइन को ही मानने से इनकार कर रहा है और एक नई सीमा रेखा खींचने की कोशिश में लगा है। चीन ने 1960 में गलवान में जिस सीमा रेखा पर दावा किया था वो अक्षांश और देशांतर में था। उसके दावे के मुताबिक एलएसी 34 डिग्री 46 मिनट उत्तर और 78 डिग्री 13 मिनट पूर्व से गुजरती।
उसके 1960 के दावे के मुताबिक नीली रेखा एलएसी है, लेकिन अब चीन जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक एलएसी पीली रेखा है, यानी चीन 1960 के अपने ही दावे से मुकर रहा है। चीन का अपने ही दावे से मुकरना यह बताता है कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और वो गलवान में भी अपनी जमीन की भूख मिटाना चाहता है। कि चाइना की जो शी जिनपिंग की सरकार है, पूरे भारत चाइना सीमा के विवाद को खड़ा करके अपने आप को अन्य जगहों पे उसकी हो रही आलोचनाओं से बचाने की साजिश रची है और इसी के तहत ये किया जा रहा है। चीन ने गलवान के नक्शे में जिस तरह से हेराफेरी की है, ठीक उसी तरह से वो पेंगोंग में भी नक्शे वाली साजिश रच रहा है। पेंगोंग में चीन 1960 में अपने दावे से हटकर एक नया दावा पेश कर रहा है। पेंगोंग झील के पास चीन के 1960 के दावे को देखा जाए तो उसके मुताबिक सीमा रेखा 33 डिग्री 44 मिनट उत्तर और 78 डिग्री 49 मिनट पूर्व में है। इस जगह को अगर मैप पर देखा जाए तो 1960 में चीन ने पेंगोंग झील में फिंगर 8 के पीछे के इलाके पर अपना दावा किया था, जिसे आप नीली रंग की रेखा से देख रहे हैं। लेकिन अब वो फिंगर 4 तक अपना दावा कर रहा है, जिसे पीली रेखा से दिखाया गया है। चीन के 1960 के दावों का दस्तावेज मौजूद है, इसके बाद भी चीन उन्हें झुठलाने पर जुटा है, क्योंकि चीन की जमीन की भूख बढ़ गई। चाइना ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारत का जो दावा है वो फिंगर एरिया 8 तक का है और इसे कम्युनिकेट भी भारत के अधिकारियों को किया गया था चाइनीज ऑफिशियल्स के द्वारा। लेकिन अब वर्तमान समय में चाइना इसका भी वायलेशन कर रहा है। चाइना जो है 1960 के सहमति का भी वायलेशन कर रहा है, 1993 के भी जो है एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है। चीन ने गलवान और पेंगोंग में अपनी जमीन की भूख मिटाने के लिए वही हथकंडा अपनाया जिसका इस्तेमाल वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ करता आया है। लेकिन भारत के कड़े जवाब से उसके होश उड़ गए और उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। भूमाफिया चीन की चाल हुई बेनकाब। जमीन कब्जा करने के हथकंडे हुए बेनकाब। गलवान और पेंगोंग में जमीन कब्जा करने के लिए चीन 1960 के अपने ही दावों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने बेहद शातिर तरीके से गलवान और पेंगोंग में भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, लेकिन भारत ने उस पर ऐसा शिकंजा कस दिया कि उसे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। चीन ने जब से भारत की जमीन पर बुरी नजर डाली, सबसे पहले भारतीय सेना के जवानों ने गलवान में उसे सबक सिखा दिया। उसके बाद भारत सरकार ने उसके इर्द गिर्द इस तरह से शिकंजा कसा कि उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। हर जगह से मुंह की खाने के बावजूद चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा और अब वो गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ साजिशों का चक्रव्यूह बना रहा है। पूर्वी लद्दाख में बुरी तरह पिटने के बाद चीन अब सीमा पर गुपचुप ढंग से सैन्य तैयारियां कर रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक वो पूर्वी लद्दाख से लगे अपने इलाके में सेना और वायुसेना को मजबूत बनाने में जुटा है। चीन ने पिछले 3 महीनों में पूर्वी लद्दाख से लगे इलाकों में 4 नए एयरबेस बनाए हैं, जबकि 2 पहले से थे। अब चीन पेट्रोल पॉइंट 14 के पास एक एयरबेस बना रहा है। इसके अलावा उसने पेंगोंग में भी एक एयरबेस तैयार किया है। साथ ही डेमचौक में एक और डेप्सांग में 2 एयरबेस तैयार किए हैं। खुरनाक में भी उसने एक एयरबेस तैयार किया है। यही नहीं, उसने डेप्सांग में टैंक की 3 रेजिमेंट भी तैनात की है, जबकि उसने 15 अलग अलग जगहों पर 150 तोपें भी तैनात कर रखी हैं। चीन ने इसके साथ ही एलएसी के आसपास के इलाकों में सैन्य अभ्यास भी तेज कर दिया है और वो इस बहाने सैन्य जमावड़ा बढ़ा रहा है। चीन ने तिब्बत के शीकन में अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाया है। इसके अलावा तिब्बत के ही सेथांग में चीन की वायुसेना ने अभ्यास किया है। शिनजियांग के कोरला में मिसाइल की तैनाती की गई है, जबकि इसके साथ ही चीन ने पैराशूट ब्रिगेड की भी ट्रेनिंग तेज कर दी है। एलएसी के आसपास चीन की सेना जिस तरह से जमावड़ा बढ़ा रही है और जिस तरह से इन इलाकों में हथियार जमा किए जा रहे हैं, उससे ये साफ है कि चीन भारत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन इस प्रकार से इतनी अपना एयरफोर्स और अपनी आर्मी इतनी तादाद में लाने का एक ही मकसद है, वो भारत के ऊपर दबाव डालना चाहता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, भारत उस दबाव में नहीं आएगा। चीन का भारतीय सीमा के इर्द गिर्द हथियारों का जमावड़ा बढ़ाना उसके डर को भी दिखाता है। चीन की सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि 27 जुलाई को
गगन रक्षक रफाल भारत आ रहा है। अभी तक की योजना के मुताबिक इसकी पहली खेप की तैनाती अंबाला में होनी थी, लेकिन एलएसी पर हाल ही के दिनों में जो विवाद हुआ है उसके बाद इसकी तैनाती वहां भी हो सकती है। और चीन को इसी बात का डर है कि अगर ऐसा होता है तब एलएसी पर राफाल की मौजूदगी की वजह से उसकी एक भी नहीं चलेगी। 22 जुलाई से भारतीय वायुसेना कमांडरों की सबसे अहम बैठक शुरू होने जा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए ये बैठक काफी अहम है, जिसका सबसे अहम मुद्दा हो सकता है राफाल विमानों की तैनाती। वायुसेना कमांडरों की इस बैठक में सीमा से लगे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम पर बात हो सकती है। चीन के साथ विवाद को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक एलएसी पर वायुसेना की ताकत बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें सबसे अहम फ्रांस से 27 जुलाई तक मिलने वाले राफाल विमानों की तैनाती का मुद्दा है, जिसमें आखिरी मुहर लगेगी। चीन भी जानता है कि भारत के राफाल विमानों का पहला दस्ता 27 जुलाई को पहुंच रहा है। अब उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर भारत ने उसे एलएसी पर तैनात कर दिया तो उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। राफाल के आने के बाद वायुसेना की लड़ाकू क्षमता जरूर बढ़ जाती है और इसलिए इसकी तैनाती पर मुझे लगता है कि वायुसेना के उच्च अधिकारी अपनी अगली कॉन्फ्रेंस में जरूर यह बात तय करना चाहेंगे कि राफाल की तैनाती कहां-कहां, किस-किस वायुसेना के बेस पर हो सकती है, जिससे कि चीन से हमें कोई खतरा ना हो। फ्रांस से भारत आ रहे राफाल विमानों की खूबी यह है कि ये जंग के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, हथियारों से लैस होंगे, यानी भारत पहुंचते ही इन्हें किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। राफाल के आगे चीन का कोई भी विमान नहीं टिक सकता, इसीलिए चीन अब गुपचुप ढंग से एलएसी के आसपास खुद को मजबूत बनाने में जुट गया है। किसी भी देश को तबाह करने की क्षमता जिसकी हलचल से शत्रु का सीना कांप उठता है। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत यूएसएस निमित्ज। अमेरिका का यह शक्तिशाली जल योद्धा हिंद महासागर में हलचल बढ़ाने के लिए पहुंच चुका है। वही हिंद महासागर जहां पहले से ही भारत चीन के रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है, जहां जापान भी भारत के साथ है, उसी हिंद महासागर में अब अमेरिका का सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस निमित्ज की गड़गड़ाहट भी गूंजने लगी है। कोरोना काल में चीन की करतूत उसी के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर समुद्र तक भारत, जापान और अमेरिका की त्रिशक्ति ने चीन का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। जिन इलाकों में चीन का एक छत्र राज हुआ करता था, अब वहां पे शी की सेना को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन के सीने पर चढ़कर दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास खत्म करने के बाद अमेरिकी नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज अब अंडमान के पास पहुंच गया है, जो समुद्र में तैरते किसी जंग के मैदान से कम नहीं। अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस निमित्ज परमाणु शक्ति से चलता है। इसकी लंबाई 332 मीटर है। इस पर 90 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। यूएसएस निमित्ज पर एक बार में 3000 सैनिकों की तैनाती होती है। बहुत जबरदस्त पावर रहती है एंड इट इज कैरियर लोन इज लाइक ए फ्लोटिंग सिटी एंड इफ यू काउंट, अगर आप सारे डिस्ट्रॉयर्स और जो इनके साथ में क्रूजर्स जो मूव करते हैं, दे आर वेरी वेरी पावरफुल पैक।
हिंद महासागर में यूएसएस के वॉरशिप के आने का मकसद भारत के साथ युद्धाभ्यास ही है, लेकिन असल लक्ष्य है चीन के एकाधिकार को चुनौती देना। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन पर अमेरिका की चौकसी बढ़ती जा रही है। पहले अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपने 3 वॉरशिप भेजकर चीन के इलाके में युद्धाभ्यास किया। फिर दक्षिण चीन सागर में से एक वॉरशिप यूएसएस निमित्ज को हिंद महासागर में भेज दिया। अंडमान में पहले से ही भारत की नौसेना प्रैक्टिस कर रही है। कुछ ही दिन में भारत, जापान और अमेरिका मालाबार इलाके में एक बड़े वॉर प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हैं। इस दौरान यूएसएस निमित्ज भी पहुंच गया। दरअसल मामला ये है कि भारत के साथ तनाव को देखते हुए दक्षिण चीन सागर के बाद हिंद महासागर अब नया जंग का मैदान बन चुका है। ये बोले कि इंडियन नेवी ने अपनी जरा जो चौकसी बढ़ा दी है, ये आपका कहना ठीक होगा, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी और अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे तो मेरे हिसाब से भारतीय नौसेना भी एक्शन में आएगी और जरूरी जो कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हिंद महासागर में चीन को घेरने से क्या होगा? क्यों भारत, अमेरिका, जापान चीन को यहां घेरने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल चीन के समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के जरिए होता है। हिंद महासागर के रास्ते ही चीन का सामान बंगाल की खाड़ी और अफ्रीकी देशों तक जाता है। चीन की जरूरत का कच्चा माल भी हिंद महासागर के इसी रूट से जाता है। सीपेक का काम अधूरा होने से चीन हिंद महासागर के इसी रूट पर निर्भर करता है। इस रूट का रास्ता बंद होने से चीन को भारी नुकसान हो सकता है। वॉर प्रैक्टिस के बहाने भारत और अमेरिका चीन के सबसे अहम रूट को बाधित करने में जुटे हैं, ताकि चीन को बहुत बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन है फॉर द इकोनॉमी ऑफ चाइना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ी ठेस पहुंच सकती है अगर इनके शिपिंग रूट्स हम चोक करें या बंद करें, या अगर उनकी हरकतें कुछ ऐसी रहें कि इंडिया को कुछ करना पड़े तो इस पे उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। दरअसल चीन के खिलाफ एक समुद्री चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत की कोशिश के चलते अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश एक मंच पर आ चुके हैं। यानी चीन की शामतानी अब तय है। शी की सेना पर खौफ का पहरा। चीन के सिर पर मंडराती मौत। चीन के लिए खतरा हुआ विकराल। चीन का काल बनेगा राफाल। अब एलएसी पर कोई गलती चीन को भारी पड़ सकती है। अब शी जिनपिंग को धोखेबाजी की बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि जल्द ही सरहद पर तैनात हो सकते हैं भारत के सबसे ताकतवर गगन रक्षक, जिसका नाम है राफाल। बाईस जुलाई से भारतीय वायुसेना कमांडरों की सबसे अहम बैठक शुरू होने जा रही है। चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए ये बैठक काफी अहम है, जिसका सबसे अहम मुद्दा हो सकता है कि राफाल विमानों की तैनाती। एलएसी पर चीन ने जिस तरीके के हालात बना रखे हैं, ऐसे में उसे कड़ा जवाब देना जरूरी हो गया है, और यही वजह है
कि लड़ाकू विमानों को लगातार LAC के इलाके में रात को भी उड़ाया जा रहा है, ताकि चीन को इस बात का पता चल जाए कि भारत हर वक्त के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर रफाल की तैनाती LAC के इलाकों में की जाती है तो ये चीन के लिए एक बड़ा सदमा होगा। वायुसेना कमांडरों की इस अहम बैठक में सीमावर्ती इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम पर बात हो सकती है। चीन के साथ विवाद को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम पर ताकत बढ़ाने की बात हो सकती है। इनमें सबसे अहम हो सकता है फ्रांस से 27 जुलाई तक मिलने वाले राफाल विमानों की तैनाती का मुद्दा। राफाल दुश्मनों पर हमला करने के आधुनिक सिस्टम से लैस है, जिसकी मारक क्षमता पहाड़ी इलाकों में बेहद घातक है। राफाल एक मल्टी रोल लड़ाकू हवाई जहाज है। इसका उपयोग फ्रांस ने अपने कई लड़ाइयों में किया हुआ है, जैसे कि अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक, सीरिया, इन सब जगहों पर इसका उपयोग हो चुका है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लद्दाख के लिए भी यह बिल्कुल पूरी तरह से फिट है। चीन के साथ तनाव को देखते हुए वायुसेना अलर्ट मोड पर है। वायुसेना ने अपने आधुनिक बेड़े में मौजूद विमान जैसे मिराज 2000, सुखोई 30 और मिग 29 के सभी लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया है, जहां से वे दिन और रात दोनों के ऑपरेशन कर रहे हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह ऑपरेशनल मोड में है। ऐसे में राफाल भारत के हर वार को और घातक बनाएगा। फ्रांस से 6 राफाल 27 जुलाई तक भारत पहुंच जाएंगे। दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टिल तकनीक से लैस इन विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि भारत आने वाला राफाल फाइटर जेट दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियर मिसाइल से लैस है। भारत को मिलने वाला राफाल विमान बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल से लैस होगा। ये मिसाइल दुश्मन के प्लेन को बिना देखे सीधे फायर की जा सकती है। इसमें एक्टिव रडार सीकर लगे होते हैं, जिससे मिसाइल को किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इतना ही नहीं, स्कैल्प मिसाइल या स्टॉर्म शैडो किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है। इसकी रेंज लगभग 560 किलोमीटर होती है। राफाल के आने के बाद वायुसेना की लड़ाकू क्षमता जरूर बढ़ जाती है और इसलिए इसकी तैनाती पर मुझे लगता है कि वायुसेना के उच्च अधिकारी अपनी अगली कॉन्फ्रेंस में जरूर यह बात तय करना चाहेंगे कि राफाल की तैनाती कहां-कहां, किस-किस वायुसेना के बेस पर हो सकती है, जिससे कि चीन से हमें कोई खतरा ना हो। सबसे अहम बात ये कि भारत आने वाले 6 राफाल विमान पूरी तरह से कॉम्बैट रेडी पोजीशन में होंगे, यानी इन्हें आते ही किसी भी ऑपरेशन में लगाया जा सकता है। इतना तो तय है कि इसके आगे चीन का कोई विमान नहीं टिकने वाला, यानी जमीन पर भारत से मात खाने वाला चीन अब आसमान में भी भारत के सामने शरण मांगता नजर आएगा।